हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 19 जिसमें हम हमारे चैप्टर 6 का पार्ट 3 करने वाले हैं। तो गाइज इससे पहले हमने स्टाफिंग का इंट्रोडक्शन, उसकी इम्पोर्टेंस और स्टाफिंग प्रोसेस किया था। आज हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। तो गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स जिन्हें हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और वी कैन ऑल्सो कॉल देम एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। ये होते हैं गाइज 3: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। इनमें फर्स्ट आता है गाइज रिक्रूटमेंट। हमने कल इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया था कि रिक्रूटमेंट होता क्या है। दैट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर prospective एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग और एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि हम किसी भी सोर्स की हेल्प से अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को सर्च करके उन्हें इस वे में अट्रैक्ट करेंगे कि वो जॉब्स के लिए अप्लाई करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन इसके भी दो सोर्स होते हैं, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स यानी कि कैंडिडेट्स को इनवाइट करना फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि इंटरनली चल रहा है सब कुछ। ये 2 टाइप की हो सकती है इंटरनल रिक्रूटमेंट: ट्रांसफ़र और प्रमोशन। ट्रांसफ़र में क्या होता है गाइज कि एक एम्प्लॉय को जब हम एक डिपार्टमेंट से शिफ्ट कर देते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में विदाउट एनी चेंज इन हिज सैलरी, स्टेटस, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र। इसको हम हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग भी कह सकते हैं बिकॉज इसमें कोई उसकी जॉब पोजीशन का कोई चेंज नहीं होता। लेकिन ये हेल्पफुल कहाँ पे होता है कि जहाँ पर ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग हो, तो एक डिपार्टमेंट जहाँ पर सरप्लस है एम्प्लॉयज़ की, वहाँ से उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देना जहाँ पर शॉर्टेज है, बैलेंस कर देता है इस सिचुएशन को। और प्रमोशन में क्या होता है, शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम लोअर जॉब पोजीशन टू हायर जॉब पोजीशन। तो उससे क्या होता है कि उसका रोल, उसकी सैलरी, उसका स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो जाती हैं विद इंक्रीज इन हिज जॉब पोजीशन। इसको हम वर्टिकल शिफ्टिंग भी कहते हैं बिकॉज एम्प्लॉय को लोअर से हायर जॉब में शिफ्ट किया जाता है, नीचे से वो ऊपर आता है। तो ये थे हमारे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसमें फर्स्ट आता है कि मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। कि जैसे हमने उन्हें प्रमोट किया, हायर जॉब पोजीशन ऑफर हुई, तो उन्हें एक मोटिवेशन मिलता है कि जैसे उन्होंने पहले अच्छी परफॉर्मेंस की तो उन्हें एक हायर जॉब पोजीशन मिली, वो और अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे और इनिशिएटिव के साथ काम करेंगे, साथ ही पहले से बेटर परफॉर्म करेंगे। तो उससे क्या होगा कि उन्हें मोटिवेशन मिलता है प्रमोशन से। सेकंड आता है चीपर, और वी कैन से इट इज़ लेस एक्सपेंसिव बिकॉज इसमें हमने कोई इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं कराने, कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं करानी। एम्प्लॉयज़ अंदर से ही हमने रिक्रूट किए हैं फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और वो हमें वेल नोन है, उनके स्किल्स हमें पता है, इसलिए इसमें ज़्यादा कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट है वेरी सिंपल प्रोसेस। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है बिकॉज जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो पहले से ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से जानते हैं, वेल नोन है और पहले से काम कर रहे हैं उसमें, तो एडजस्ट करने में उन्हें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फोर्थ है ट्रेनिंग टूल। कि जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग का भी काम करता है बिकॉज एक जॉब से दूसरी जॉब में जब वो शिफ्ट होता है तो वो एक डिफरेंट टाइप का टास्क करने के लिए भी ट्रेंड हो जाता है, तो ये एक टाइप की ट्रेनिंग हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट है नो ओवर स्टाफिंग और नो अंडर स्टाफिंग। कि जैसे हमने ट्रांसफ़र में देखा कि एक सरप्लस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को शिफ्ट कर दिया गया जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज थी, तो उससे क्या होगा कि ये दोनों सिचुएशन बैलेंस हो जाएंगी। फिर अब हम करते हैं डिसएडवांटेजेस कि इसके नुकसान क्या होंगे इंटरनल रिक्रूटमेंट की। नॉट सूटेबल फॉर न्यूली इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन। कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को अभी इस्टेब्लिश किया है, वो नया ही ओपन हुआ है, तो उसके लिए कैसे सूटेबल है। वो इंटरनल रिक्रूटमेंट के थ्रू थोड़ी करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट, उन्हें तो एक्सटर्नल सोर्सेज के पास जाना ही पड़ेगा। सेकंड है लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट। कि जब हम इंटरनली सब कुछ कर रहे हैं तो फ्रेश टैलेंट और वी कैन से न्यू ब्लड, जो बाहर के हमारे न्यू आइडियाज़ होंगे वो हमारे पास कैसे आएंगे, बिकॉज हम एक्सटर्नल सोर्स से तो रिक्रूट कर ही नहीं रहे, किसी आउटसाइडर को तो हम इनवाइट ही नहीं कर रहे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड है लैक ऑफ कंपटीशन। कि अब एम्प्लॉयज़ को पता है कि हमें थोड़े थोड़े टाइम बाद प्रमोशन तो मिल ही जानी है, तो फिर ज़्यादा compete करने की या ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत।
तो ये फीलिंग आ जाती है। और साथ ही जो कंपटीशन का स्पिरिट है वो बहुत डाउन हो जाता है एम्प्लॉयज़ में। लो प्रोडक्टिविटी है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अब क्या होता है कि आपके फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं। हमने सेकंड चैप्टर का एक प्रिंसिपल देखा था, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, कि उन्हें थोड़ा टाइम मिलना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी डिपार्टमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन जब फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स होंगे तो उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है वो लो हो जाएगी, बिकॉज एम्प्लॉय को प्रॉपर चांस नहीं मिलेंगे अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के। हमारा लास्ट पॉइंट आता है लथार्जिक अप्रोच और लेजीनेस, कि उन्हें पता है एम्प्लॉयज़ को कि यार थोड़े टाइम बाद हमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या फिर हमारा प्रमोशन तो हो ही जाएगा, तो उन्हें एक जॉब सिक्योरिटी की जैसे फीलिंग आती है। तो उसके साथ ही क्या होता है कि वो लेज़ी हो जाते हैं अपने काम में और अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म नहीं करते। तो ये थे हमारे इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हम करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल यानी कि कैंडिडेट्स को इनवाइट करना फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू फिल द वैकेंसीज, यानी कि अब हम एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज़ करेंगे। तो कौन कौन से हैं वो एक्सटर्नल सोर्सेज, देखते हैं गाइज। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। इसमें क्या होता है गाइज कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपने नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा देता है, जॉब पूरी स्पेसिफाई करके सारी जॉब्स की डिटेल्स, पूरा वहाँ पर एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है और वहाँ पर ये भी बता देते हैं कि जो जॉब सीकर्स हैं वो इस स्पेसिफिक डेट पर इस स्पेसिफिक टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन में गैदर हो जाएं, और अकॉर्डिंगली उस स्पेसिफिक डेट पर वो जॉब सीकर्स वहाँ पर गैदर हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और जो रिक्रूटमेंट होती है वो ऑन द स्पॉट हो जाती है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ज़्यादातर अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए की जाती है, और इसकी गाइज एडवांटेज जो इसका मेन है वो ये है कि ये इनएक्सपेंसिव है, इसमें कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती। और इसकी सूटेबिलिटी कहाँ पे है, ये दो सिचुएशन में हो सकता है, या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा वर्क हो या फिर कोई इनके परमानेंट वर्कर्स जो होते हैं वो एब्सेंट हों, तो उन वर्क को परफॉर्म करने के लिए ये कैजुअल वर्कर्स को रिक्रूट किया जाता है। सेकंड मेथड होता है गाइस कैजुअल कॉलर्स। अब क्या होता है कि एक किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए इतने सारे कैंडिडेट्स, इतने सारे एप्लीकेंट्स आ जाते हैं जो अप्लाई करते हैं उस जॉब के लिए। ये पॉसिबल नहीं होता कि अगर 500-600 कैंडिडेट्स हैं तो उन सभी को सेलेक्ट किया जाए। उनमें से क्या होता है कि हमें चाहिए तो सिर्फ 50-60 होते हैं, तो बाकी कैंडिडेट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर लेती हैं कंपनीज़ और उन्हें रख लेती हैं वेटिंग लिस्ट में। तो उससे क्या होता है कि जब वैकेंसी होती है फ्यूचर में तो उन्हें बुला लिया जाता है। इसी को कहते हैं गाइस कैजुअल कॉलर्स। और इसका मेन एडवांटेज ये है कि जो एडवर्टीज़मेंट की कॉस्ट है या फिर जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराने की कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो जाती है इसमें, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती, बिकॉज़ हमें पता है कि हमारे पास ये पहले आया था कैंडिडेट, तो उन्हें हम सिर्फ कॉल करके बुला लेंगे। थर्ड मेथड है एडवर्टीज़मेंट्स। गाइस एडवर्टीज़मेंट टेलीविज़न पे भी दी जा सकती है, न्यूज़पेपर भी हो सकता है, कोई मैगज़ीन्स भी हो सकती हैं, जर्नल्स हो सकते हैं। तो उन पे जैसे एडवर्टीज़मेंट देते हैं तो उससे क्या होता है कि वाइड रेंज आ जाती है कैंडिडेट्स की हमारे पास, और बहुत सारे एप्लीकेंट्स इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं उससे, बिकॉज मास मीडिया है, इनकी बहुत ही वाइड कवरेज है। हमारा फोर्थ सोर्स होता है गाइस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इन्हें गवर्नमेंट रन करती है और ये एक लिंक है जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में। और इसका मेन मोटिव है कि एम्प्लॉयज़ की, या हम कह सकते हैं पर्सनल की, डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करती है हमेशा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डाटा मेंटेन करते हैं वो कई बार अप टू डेट नहीं होता, और मोस्टली जो वो एम्प्लॉयज़ को सजेस्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो ज़्यादातर सूटेबल नहीं होते उस जॉब के लिए, क्योंकि कई बार इनके पास वो लेटेस्ट डाटा अवेलेबल नहीं होता। हमारा फिफ्थ सोर्स होता है गाइस प्लेसमेंट एजेंसीज़। प्लेसमेंट एजेंसीज़ और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में गाइस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस मेन डिफरेंस ये है कि उन्हें गवर्नमेंट रन करती है और ये प्राइवेट होते हैं। ये चार्ज करते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, और इनका भी जो मेन मोटिव है वो यही है कि ये डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करें और जॉब सीकर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है गाइस कैंपस रिक्रूटमेंट, जो कि आजकल बहुत कॉमन देखा जाता है।
कई फिल्म में भी, कई मूवीज़ में भी ऐसा दिखाया जाता है कि कई कंपनीज़ होती हैं जो कि कांटेक्ट में रहती हैं टेक्निकल या फिर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से या इन कॉलेजेस से, और जाके इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं उनके कैंपस में ही, और जो कैंडिडेट्स उन्हें वहाँ पर एलिजिबल लगते हैं उन्हें वो शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं और बाद में उनको अपॉइंट कर लिया जाता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। 7th है रिकमेंडेशंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। इसमें क्या होता है गाइस कि जो हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ जो भी काम कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो सजेस्ट करते हैं, वो रेकमेंड करते हैं कि जो उनके कुछ रिलेटिव्स हों या फ्रेंड्स हों जो कि उस टास्क को, उस जॉब को करने में इंटरेस्टेड हैं, उनका नाम बताया जाता है। और इसमें क्या होता है फिर उसके बाद उनका पूरा बैकग्राउंड, करियर चेक किया जाता है। लेकिन ये बहुत ही रिलायबल सोर्स है बिकॉज़ जो हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी वेल नोन हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और वो भी उस न्यू एम्प्लॉय को एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट आता है वेब पब्लिशिंग। बहुत सारी गाइस वेबसाइट हैं जो कि डे टू डे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जॉब से रिलेटेड, जैसे कि naukri.com हो गया या फिर rozgar4u.com हो गया। ऐसी ऐसी वेबसाइट हैं जो कि एम्प्लॉयर्स को भी और जॉब सीकर्स को भी, जिन्हें जॉब की नीड है, उन्हें भी हेल्प करते हैं और उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो गाइज़ ये थे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के सोर्सेज। जो मेन थे वो मैंने आपको करा दिए, एक आध जो बचा होगा वो आप अपनी बुक से कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं गाइज़ कि एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर अडॉप्ट करते हैं तो उनके क्या फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट तो ये है कि गाइज़ क्वालिफाइड पर्सनल, कि हमारे पास वेल ट्रेंड और हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ आएंगे। सेकंड है वाइडर चॉइस। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी वैकेंसी के लिए या किसी जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट दे टेलीविज़न पर या फिर उसे न्यूज़पेपर में पब्लिश कराए, तो उससे गाइज़ जो कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने अप्लाई करना है उस जॉब के लिए, उन पर एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा, वो अट्रैक्ट होंगे उस जॉब के लिए अप्लाई करने को। इससे हमारे पास बहुत ही वाइड चॉइस आ जाएगी। नेक्स्ट आता है गाइज फ्रेश टैलेंट, कि हमने एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से आउटसाइडर्स को भी इनवाइट किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे क्या होगा कि जो न्यू इनोवेशंस हैं, न्यू आइडियाज़ हैं, वो भी उस फ्रेश टैलेंट के साथ एंटर करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है कंपेटिटिव स्पिरिट और हेल्दी कंपटीशन, कि जो ये न्यू एम्प्लॉयज़ आएंगे न्यूली सेलेक्टेड, ये एक हेल्दी कंपटीशन देंगे हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को। और इससे क्या होगा कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अपने स्टैंडर्ड्स को और हाईली सेट कर लेंगे और पहले से अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एक कंपटीशन हो जाएगा ओल्ड और न्यू एम्प्लॉयज़ के बीच प्रमोशन के लिए। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं गाइज, कुछ इसके डिमेरिट्स भी हैं, लाइक डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, कि उन्हें भी फ्रस्ट्रेशन होने लग जाएगी, उन्हें भी एक टाइप की डिससेटिस्फैक्शन होगी, बिकॉज जब न्यू एम्प्लॉयज़ एंटर करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को कई बार ऐसा लगने लग जाता है कि हमारे प्रमोशन के चांसेस अब नहीं रहे। और एक इसकी लिमिटेशन ये भी है कि एक्सटर्नल सोर्स बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। आपने टेलीविज़न पर एडवर्टीज़मेंट कर दी, न्यूज़पेपर में पब्लिश करा दिया या किसी वेबसाइट पर, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा कैंडिडेट्स के रिएक्शन का, उनके रिस्पॉन्स का, जिसमें टाइम लग सकता है, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और एक इसकी गाइज लिमिटेशन ये भी है कि एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है, बिकॉज न्यूज़पेपर में या फिर टेलीविज़न में एडवर्टीज़मेंट देना किफ़ायती नहीं होता। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग किया है। फर्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है रिक्रूटमेंट, जिसके हमने इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज को अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपको गाइज़ समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।